हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर है 9, चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और ये वाला वीडियो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्विक रिवीजन, बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, फ्लूइड जो है ना वो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को कहा जाता है जिसके पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की। सॉलिड में वो फ्लो नहीं कर सकता ना, सॉलिड के नॉट फ्लो, तो सॉलिड को अपन ऑब्वियसली इसलिए वो सॉलिड है। ठीक है, लिक्विड और गैसेस दे बोथ हैव द एबिलिटी टू फ्लो, इसलिए दे आर बेसिकली क्लासिफाइड अंडर फ्लूइड्स। ठीक है, ओके सर। अब होता क्या है, किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर मैंने किसी बॉडी को इमर्स कर दिया है ना, तो वो जो लिक्विड है वो उस इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी पे हर तरफ से परपेंडिकुलर फोर्सेस ही लगाता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को अपन डिफाइन कैसे करेंगे? तो रिलेटिव density of a substance is defined as the number of times the given substance is heavier than the equal volume of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसी भी चीज की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स कितनी वो बॉडी हैवी है एज व्हेन कंपेयर टू द सेम वाटर एट सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर क्या है सर? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अगर मैं फॉर्मूला वाइज जाऊं, रेशियो वाइज जाऊं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज के निकालना चाहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, तो दिस इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके सर, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। जल्दी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके सर, डन 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 डन। अगले वाले पे आ जाओ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, तो सर यहां पे क्या चीज होती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपने पास में एक लिक्विड बॉडी है, वो अपन ने इसमें कंटेन करके रख दिया उसको। ठीक है, अब क्या होता है, मेरे पास एक कंसर्न पॉइंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ P के बराबर। ठीक है, अब क्या है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो पहले मुझे इसकी डेप्थ पता होनी चाहिए h के बराबर, इस लिक्विड की डेंसिटी पता होनी चाहिए ρ के बराबर। तब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा ना, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h ρ g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में होता है टोटल प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इसमें अपन को ऐड करना पड़ता है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा सर? यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01, वैसे 1.013 और 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जितना ज्यादा डेंसर लिक्विड होगा उतना ज्यादा डेंसिटी आएगा। ठीक है, उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। अब कई लोग सोचते हैं कि सर जहां पर वॉल्यूम ज्यादा है पानी का वहां पर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। प्रेशर जो है ना वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। आपको समझ में आना चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलो वो तो कांस्टेंट है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। H तीनों के लिए H सेम है, डेंसिटी तीनों में लिक्विड सेम है। ठीक है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो प्रेशर इज सेम इन ऑल द 3 केसेस। ठीक है, इज सेम इन ऑल द 3 केसेस। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई है। तो तीनों केसेस में जो प्रेशर अप्लाई होगा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं कर रहा है सर, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि कितने हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, गिवन दैट सेम लिक्विड है। ठीक है, डेंसिटी वगैरह वेरी मत कर देना। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारा जो जनरल कन्वेंशन था, जो हमारा जनरल थॉट होता है, हमको लगता है एक दफा को ऐसा कि यहाँ पे यार जरा पानी आ रहा है तो प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, ये हमको ऐसा लगा। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, ये बात गलत साबित हो गई। प्रेशर दरअसल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है, ρ h और g पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स एक ऐसी बात होती है जो कि सच है लेकिन उसको पचाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये ऐसी ही कुछ बात थी, बोलो हाँ कि ना, इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। चलिए
अगले वाले में क्या है सर, पास्कल्स लॉ है। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि कोई भी ऐसा लिक्विड जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम है, कोई भी ऐसा लिक्विड जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में है, अगर ऐसे लिक्विड पे हम कहीं पर भी अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ना, तो वो जो इंक्रीज इन प्रेशर है वो लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पन्नी अपन ने ऐसे, रुको 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 एक सेकेंड, ठीक है, एक पन्नी है, ठीक है, और यहाँ पे ना मैंने क्या करा कि सर एक मान लो मेरे पास एक मार्कर था, ठीक है, इस मार्कर को मैंने यहाँ पे ऐसे चुभा दिया है, ठीक है, और ये पन्नी फटी नहीं है अभी, तो इस पन्नी में क्या था, एक पन्नी था, उसमें मैंने क्या मार्कर को ऐसे चुभा दिया है। अब क्या हो रहा है सर, इस पन्नी में ये कोई लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है। पहले जो ये पन्नी होगी ना सर, पहले ये पन्नी देखने में कैसी होगी सर, पहले ये पन्नी देखने में कुछ ऐसी होगी, ठीक है, यहाँ से अपन ने इसको बांध के रखा हुआ है और ऐसे इसके अंदर पूरा लिक्विड आ रहा होगा। तो ये अपने पास में इनिशियल सिनेरियो था, ठीक है, दिस इज द इनिशियल सिनेरियो। पहले दिखने में ऐसी थी पन्नी, लेकिन जब मैंने उसमें एक मार्कर को चुभा दिया तो ये अब तुम्हारे पास में फाइनल सिनेरियो बन गया। अब होता क्या है ना कि जो भी आपने प्रेशर को इंक्रीज करा है, वो इंक्रीज इन प्रेशर इस लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। यही कहलाता है पास्कल्स लॉ, इसलिए इसको इक्वल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर लॉ का भी नाम दिया जाता है। और इसी के बेसिस पर हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स नाम की चीजें चलती हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी प्रेशर आपने यहाँ पे डेवलप करा है वही प्रेशर वहां पे पहुंच जाएगा। इसका मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई करा होगा, यहाँ पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, यहाँ पे ज्यादा फोर्स आपको दिख जाता है। लिफ्ट में वही तो होता है, कम प्रेशर कम फोर्स अप्लाई करो, वहां पे भारी से भारी बॉडी जो उठ जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज जो प्रेशर इनपुट में है वही प्रेशर आउटपुट में दिख जाता है। ठीक है, इनपुट का क्या है F अपॉन ए, आउटपुट में क्या है F अपॉन ए। ठीक है, F अपॉन बड़ा वाला ए। तो क्या होता है सर, बड़ा वाला F जो है ना, मतलब जो आउटपुट का फोर्स है, दिस इज एफ ए अपॉन ए। आप लोग समझते हैं कि छोटा वाला ए लिटरली बहुत छोटा है, बड़ा वाला ए लिटरली बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे जो F है दिस इज मोर देन छोटा वाला F, मतलब आउटपुट का फोर्स काफी ज्यादा होता है एज वन कंपेयर टू द इनपुट का अप्लाइड फोर्स। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, पूरा क्लियर है ना। इसको अपन कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको अपन? हाइड्रोलिक लिफ्ट। और यहाँ बना आपके पास में हाइड्रोलिक ब्रेक का पूरा सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रेक लेवर था, यहाँ पे अपन ने फोर्स अप्लाई करा, तो फोर्स लगा बहुत ही छोटे एरिया पे, तो प्रेशर काफी हैवी डेवलप हो जाता है। ठीक है, मास्टर सिलेंडर था, इस पिस्टन को धक्का लगा, सारा का सारा ब्रेक ऑयल आगे गया, यहाँ पे इसको बोलेंगे व्हील सिलेंडर। जैसे यहाँ पे प्रेशर डेवलप हुआ तो ये वाला पिस्टन और ये वाला पिस्टन, पिस्टन P1 पिस्टन P2 दोनों एक्सपैंड हो गए। एक्सपैंड होंगे तो ये वाला जो ट्यूब था वो इन्फ्लेट हो जाएगा। जैसे ये ट्यूब इन्फ्लेट होगा तो इस ट्यूब के ऊपर माउंटेड है अपने पास में क्या, ब्रेक शू। ब्रेक शू को साइकिल में क्या बोलते हैं, गिट्टी बोलते हैं, गिट्टी। ठीक है, जैसे अपन ने ब्रेक अप्लाई करा, दो रबर के पैड्स होते हैं जो कि स्टील या आयरन वाले रिम में जो चिपक रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें वो जो रबर का पैड है ना, उसे गिट्टी कहा जाता है, उसको ब्रेक शू कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसी से ब्रेक लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रेक शू जो है वो उस आयरन के रिम में, स्टील के रिम में जा करके टकराएगी, अल्टीमेटली ब्रेकिंग एक्शन हो जाएगा। लेकिन जब ब्रेक को वापस खींचना है पीछे की तरफ, तो उसमें ये स्प्रिंग जो है ना वो काम करती है। असली एक्शन जो है वापस से स्प्रिंग का है। ब्रेक को अगर फेल करना है, स्प्रिंग को काट देना। वैसे ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। आई बात समझ? यस। अब उसके बाद अपन कहां पे आते हैं सर? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर मैंने किसी बॉडी को पानी में इमर्स किया, ठीक है, ध्यान देना क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। मैंने किसी बॉडी को पानी में इमर्स किया और पानी में इमर्स होने के दौरान बॉडी ने जो है ना वो 40 न्यूटन का लिक्विड का वेट का लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, बॉडी जब लिक्विड में इमर्स हो रही थी तो बॉडी ने लिक्विड में इमर्स होने के दौरान 40 न्यूटन के वेट का लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस कर दिया। तो यही जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है ना, ये बॉडी पे एक अपथ्रस्ट बन करके काम करता है। इसी को फिर बाइंड फोर्स का भी नाम दिया जाता है। बोलो हाँ कि ना। क्या ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो ये जो बाइंड फोर्स है दिस इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। अगर बाइंड फोर्स, जैसे मान ले बॉडी का खुद का वेट 100 न्यूटन है, ठीक है, और बाइंड फोर्स लग गया 40 का, तो अब कितना बचा? इफेक्टिव वेट 60 न्यूटन, लॉस कितने का? 40 का। 40 का लॉस क्यों आया? बिकॉज वही तो अपथ्रस्ट था। ठीक है, ओके सर। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या होता है? Law of flotation states that a body will float in a liquid if weight of the liquid displaced by the immersed part of the body is at least equal to or greater than the weight of the body। ठीक है, अपथ्रस्ट अगर बराबर हो या ज्यादा हो एज वन कंपेयर टू द वेट ऑफ द बॉडी, तब बॉडी उस वाले केस में फ्लोट कर जाती है, अदरवाइज फ्लोट नहीं कर पाती। अब कोहेसिव फोर्स और अडहेसिव फोर्स पे आते हैं। भाई दो मॉलिक्यूल्स हैं सेम सब्सटेंस के, तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है फोर्स ऑफ कोहेशन। मतलब जैसे मान ले एक बीकर रखा है, उसमें मैंने पानी भर दिया, तो पानी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कहा जाएगा कोहेसिव फोर्स, ठीक है। लेकिन दो अलग अलग सब्सटेंसेस के अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कहा जाएगा एडहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल पानी का मॉलिक्यूल ले लो और एक टेबल का सरफेस का मॉलिक्यूल ले लो, तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एडहेसिव है, ठीक है। पानी वाले केस में अगर अपन ध्यान देंगे ना, तो पानी वाले केस में क्या होता है, पानी वाले केस में सर एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है, मतलब दूसरे में चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, खुद में रहने की कम होती है। इसलिए टेबल पे अगर पानी का ड्रॉप कभी गिरेगा ना तो वो ऐसा सरफेस ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन अगर अपन मर्क्यूरी की बात करें, ठीक है, अगर अपन किसकी बात करते हैं, अगर अपन बात करते हैं मर्क्यूरी की, मतलब Hg की अगर बात करें, तो टेबल टॉप पे अगर Hg रखा है ना तो वो ऐसा ग्लोब्यूल फॉर्म कर लेगा, ठीक है। मर्क्यूरी जो है ना वो ऐसा ग्लोब्यूल फॉर्म कर लेगा, बोलो हाँ कि ना। ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो मर्क्यूरी ऐसा क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी में कोहेसिव नेचर ज्यादा है, इंट्रोवर्ट तरह का ये, ठीक है। कोहेसिव नेचर ज्यादा डोमिनेंट है एज व्हेन कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना। इसीलिए क्या होता है, कैपिलैरिटी नाम की हम चीज पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि एक बहुत ही पतला सा एक पतला सा एक ट्यूब है, ठीक है, वो अपन ने रख दिया एक बीकर के अंदर। अब पता है क्या होगा, जैसे मान लिया अगर वाटर की बात करें, ठीक है, तो वाटर में एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है, तो वो ना इस ग्लास ट्यूब में चिपकने का ट्राई करता है, ठीक है। और जब अपन इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर की अपन बात करेंगे ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स बढ़ेगा सर, एडहेसिव फोर्स बढ़ेगा, तो ऊपर चढ़ जाएगा ये, ठीक है। वाटर जो है वो ग्लास ट्यूब में चिपकने की टेंडेंसी शो करेगा, जिस कारण ये ऊपर की तरफ ही चढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन कैपिलरी एक्शन, और इस हाइट को बोलते हैं अपन हाइट ऑफ असेंट, ठीक है। मर्क्यूरी वाले केस में क्या होगा सर, मर्क्यूरी वाले केस में क्या है कि सर वो ना ऐसा ग्लोब्यूल फॉर्म करता है, ठीक है। उसको अपने आप में रहना है, ग्लास में चिपकना नहीं है। जैसे आपने कैपिलरी ट्यूब बना दी, तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जैसे ये मर्क्यूरी आएगा तो पता है क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस कम हो गया, कैपिलरी ट्यूब के अंदर डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स अच्छा ऐड करेगा। कौन सा फोर्स ऐड करेगा सर, यहाँ पे कोहेसिव नेचर का फोर्स ऐड करेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मेनिस्कस बन जाएगा, बोलो हाँ कि ना। आई मेरी बात समझ में। तो जो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड है ना, इस फिनोमेना को कैपिलैरिटी कहा जाता है, ठीक है। वाटर वाला केस दिखा दिया, मर्क्यूरी वाला केस दिखा दिया, ओके सर, डन, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पे क्या होता है, सरफेस टेंशन। जरा एक बात पे गौर करना भाई, लिक्विड ड्रॉप जो होता है ना, पानी का जो ड्रॉपलेट होता है वो हमेशा स्फेरिकल सरफेस ही फॉर्म करता है, ठीक है। अब एक मैथ्स का फैक्ट होता है कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो पॉसिबल है वो स्फीयर के पास पॉसिबल है। तो ये फैक्ट को और इस मैथमेटिकल फैक्ट को जैसे हम जोड़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, लिक्विड ड्रॉप जो है ना वो कहीं ना कहीं ये ट्राई करता है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे, और ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो लिक्विड ड्रॉप ट्रायंगल भी तो बन सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा। और मैथ्स के हिसाब से किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो होता है वो स्फीयर के लिए पॉसिबल होता है, इसलिए लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो स्फीयर हमेशा फॉर्म करता है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। तो ये स्फीयर फॉर्म करना, एरिया छोटा रखना, इसमें सरफेस पर बहुत ही तगड़े कंप्रेसिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे, ठीक है। और यही फोर्स जो काम कर रहा होता है पर यूनिट लेंथ, इसे कहा जाता है सरफेस टेंशन। बोलो हाँ कि ना। ये वाली बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया है, ठीक है। तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ स्फीयर ऑलवेज, ठीक है। और यहाँ पे वही चीजें लिख करके रखी हुई हैं जो कि मैंने आपसे भी डिस्कस किया था। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। और ये ऐसे काम करता है एज इफ ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। आगे बात समझ में। सर फ्री सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है उसको अपन बोलते हैं फ्री सरफेस, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूं लिक्विड का ड्रॉप। ये टेबल का टॉप है, ये इसके ऊपर एक लिक्विड का ड्रॉप है, ठीक है। टेबल के टॉप पे लिक्विड का ड्रॉप, तो ये इसके पास एक ही फ्री सरफेस है, ठीक है, ओनली वन फ्री सरफेस। बोलो हाँ कि ना। लेकिन मान लो अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं सोप बबल का, ठीक है भाई, देखे ना सोप के बबल। तो सोप के बबल में क्या होता है सर, अंदर भी हवा होती है, बाहर भी हवा होती है, ठीक है। अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। तो ये वाला सरफेस बाहर से भी एयर के कांटेक्ट में है, ये वाला सरफेस अंदर से भी एयर के कांटेक्ट में है। तो उसके पास कुल मिलाकर के दो फ्री सरफेसेस हैं। अजी बताएं हाँ कि ना। इसके पास कुल मिलाकर के दो फ्री सरफेसेस हो जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके सर, डन।
ये वाली चीज पूरी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो भाई, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है S इंटू डेल्टा ए। ठीक है, किसी भी एरिया को फॉर्म करने के लिए आपने जो भी वर्क करा होगा वही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके एनर्जी के फॉर्म में। मेरे पास एक लिक्विड फिल्म थी, उसका एरिया मान ले A के बराबर था। ठीक है, उसको मेरे को तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, उसको बस मैंने हल्का सा एक्सपैंड करा तो मैंने कुछ वर्क तो करा होगा, और यही जो मैंने वर्क करा अगेंस्ट द सरफेस टेंशन वही सरफेस के अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। S इंटू डेल्टा ए के बराबर अपना आंसर आ जाएगा। एक्सेस प्रेशर अगर आपको निकालना हो ना सोप बबल के अंदर तो वो होता है 4S/R, और लिक्विड ड्रॉप में निकालना हो तो 2S/R। ठीक है, ऐसे याद रख लो, लिक्विड ड्रॉप में एक फ्री सरफेस है तो 2S/R, और सोप बबल में 2 फ्री सरफेस हो गए हैं तो यहां पे प्रेशर जो है वो डबल हो जाएगा, तो 2S/R की जगह कितना हो जाएगा सर? 4S/R, जहां पे R इज द रेडियस ऑफ द बबल। ठीक है, ओके सर, डन। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। अब आते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। सर क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट? तो भाई पहले अपन पानी वाले केस की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन मर्क्यूरी वाले ग्लोब्यूल की बात कर लेंगे। ठीक है, ये है अपने पास में क्या है सर? मर्क्यूरी का ग्लोब्यूल, तो ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा, कोहेसिवनेस यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है भाई, सरफेस पे आपने एक टेंजेंट प्लॉट कर दिया। अब टेंजेंट और वो वाला सरफेस जिसके अंदर लिक्विड इंक्लोज हो रहा होता है उस एंगल को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे अक्यूट एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन ने एक टेंजेंट ऐसे प्लॉट कर दिया तो ये वाला एंगल आपको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज टेंजेंट और सरफेस के बीच में लिक्विड इंक्लोज होना चाहिए। तो यहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है अपने को। ठीक है, चलिए भैया अब आते हैं यहाँ पे कैपिलैरिटी। इसका पूरा फंडा अपन डिस्कस कर चुके थे, बस जो असेंट फॉर्मूला होता है ना मैं आपको जरा वो लिख के दिखा देता हूँ। असेंट फॉर्मूला होता है 2S cos थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा, अपॉन नीचे होता है R rho G। R इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। आगे बात समझ में, यहां पे अपने पास में R क्या होगा सर? दिस R इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। इट्स एज सिंपल एज दैट, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। ठीक है, तो इसी फिनोमेना ऑफ राइज ऑफ फॉल ऑफ लिक्विड को अपन कहते हैं कैपिलैरिटी। अब आते हैं विस्कोसिटी के ऊपर। सर यहाँ पे एक सिंपल सी बात होती है कि जैसे लिक्विड फ्रिक्शन में देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैसे यहाँ पर होता है कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन, जिसको विस्कोसिटी का यहाँ पे अपन नाम दे दिया करेंगे। अब जरा ध्यान देना, ईटा इज बेसिकली शियरिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला ध्यान रखो, इसका फॉर्मूला होता है शियरिंग स्ट्रेस, और नीचे अपने पास में क्या आता है सर? नीचे अपने पास में आता है स्ट्रेन का रेट। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर? स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेन का रेट आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका एक और फॉर्मूला होता है FL/VA, मैं इसको बोलता हूँ फुलवा, फोर्स लेंथ वेलोसिटी, और नीचे क्या आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML-1 T-1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी बेसिकली लिक्विड फ्रिक्शन है। जब भी लिक्विड के 2 लेयर्स मूव करने का ट्राई करते हैं तो वहां पे अपोजिंग फोर्स काम करता है। ठीक है, पॉइजलीज फॉर्मूला क्या होगा और स्टोक्स लॉ क्या होगा? तो पहले अपन चेक करते हैं कि पॉइजलीज फॉर्मूला क्या होता है। भाई अपने पास एक पाइप है, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कुछ और है, यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो यहाँ पे एक प्रेशर का डिफरेंस काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पर एक बाकायदा प्रेशर का डिफरेंस काम कर रहा है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है सर? प्रेशर का डिफरेंस काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी लेंथ अपन मान लेते हैं L के बराबर, इसका रेडियस अपन ले लेते हैं चलो R के बराबर। तो यहाँ से कितना वॉल्यूम पर सेकेंड पास करेगा उसका फॉर्मूला होता है π/8 प्रेशर रेडियस की पावर 4 अपॉन नीचे ईटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। याद रखना ये V सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, दिस इज द वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है, रेट ऑफ वॉल्यूम है। और स्टोक्स लॉ में क्या होता है सर? स्टोक्स लॉ में ऐसा होता है कि जब भी कोई लिक्विड, जब भी किसी लिक्विड के अंदर अगर एक स्फेरिकल बॉडी मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v, तो उस पर जो विस्कस ड्रैग काम करेगा ना, उस विस्कस ड्रैग का अपने पास फॉर्मूला आता है स्टोक्स लॉ के द्वारा। ये कब वैलिड है सर? जब कोई स्फेरिकल बॉडी मूव करी है किसी भी फ्लूइड में, और जिस फ्लूइड का विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा के बराबर है, और वो जो बॉडी है स्फेरिकल बॉडी वो मूव करी है विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन तो हो चुका है, तो वहां उस बॉडी पर जो विस्कस ड्रैग काम करेगा जो फ्लूइड फ्रिक्शन काम करेगा उसका फॉर्मूला होगा 6π/RV गिवन बाय स्टोक्स लॉ। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी अपने पास में क्या होती है? तो इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास में एक बॉडी है, ठीक है,
और यहाँ अपन मान लेते हैं कि अपने पास में ना बाकायदा पूरा शानदार सा एक फ्लूइड बना हुआ है। यहाँ पे अपने पास में क्या है सर, एक फ्लूइड है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे इस बॉडी पे अपन फोकस करेंगे ना, तो बॉडी का वेट नीचे काम करेगा mg, ठीक है। इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट काम करेगा, बाइंड फोर्स काम करेगा, और इस पर एक विस्कस ड्रैग भी ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो दिस इज बेसिकली फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। उस वेलोसिटी को अपन कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ध्यान रखना, इस बॉडी का जो डेंसिटी है वो रो के बराबर है, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो अपने पास में सिग्मा के बराबर है, ठीक है। फॉर्मूला आता है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन नीचे ईटा आ जाएगा, ठीक है। 2r² अपॉन 9 ईटा g ऊपर था। ओके सर, डन 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 डन। उसके बाद भाई यहाँ पे आता है रेनॉल्ड्स नंबर। ये नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को डिटरमाइन करता है। अगर इसकी वैल्यू 0 से 2000 के बीच में है तो लैमिनार फ्लो है, अगर 3000 के ऊपर है तो फिर टर्बुलेंट फ्लो है। लेकिन सर अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो अनस्टेबल फ्लो है। यहाँ पे लैमिनार फ्लो बेसिकली टर्न हो रहा होता है इनटू टर्बुलेंट फ्लो। ओके सर, डन डन डन। ये अपने पास में रेनॉल्ड्स नंबर था। उसके पास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नाम की चीज आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर अपन ना गार्डन में पौधों को पानी दे रहे हैं, फ्री बैठे थे अपन, ठीक है। अब क्या है, वो जो पाइप था ना, अगर आपने उसके नोजल पे हाथ डाल दिया तो उससे क्या होता है सर, एरिया कम हो जाता है, लेकिन पानी के निकलने की वेलोसिटी जो है ना वो बहुत ही ताबड़तोड़ बन जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि एरिया इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास में एक अपन ने पाइप लेके रख लिया, ठीक है। अब क्या होता है सर, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। यहां से लिक्विड देखो भैया आगे की तरफ तो फ्लो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लिक्विड के एंटर होने की वेलोसिटी v1 है, लिक्विड के एग्जिट लेने की वेलोसिटी कितनी है सर, v2 है। अपने पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ना, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। जिसका मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। बोलो हाँ कि ना। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब उसके बाद आते हैं अपन किस पे सर, बर्नौलीज थ्योरम पे। बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है ना, जैसे मान लो एक अपने पास ट्यूब ऑफ फ्लो था, ठीक है। ग्राउंड लेवल था, हाइट h1 के बराबर है, एग्जिट लेने वाली हाइट जो है वो h2 के बराबर है। लिक्विड का एंटर लेने की वेलोसिटी v1 है, लिक्विड के एग्जिट लेने की वेलोसिटी क्या है सर, v2 के बराबर है, ठीक है। लिक्विड एंटर लेगा तो लेगा विद सम वेलोसिटी v1, और लिक्विड एग्जिट लेगा तो लेगा विद सम वेलोसिटी क्या है सर, v2, ठीक है। अब इसमें यह बोला जाता है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। टोटल एनर्जी का मतलब बेसिकली क्या होता है सर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हर तरह की एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन, एंट्री पर भी और एग्जिट पर भी। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये है अपने पास में बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। और इसी के साथ खत्म होता हुआ ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलेंगे, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।